हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बिल्कुल बेटा, आज हम श्वसन तंत्र जो अपना चैप्टर है उसका अंतिम पोर्शन पढ़ेंगे, गैसों का आयतन तथा क्षमताएं और श्वसन तंत्र के विकार। चलिए अपन उसी के बारे में बात करते हैं। चलिए देखिए बोर्ड पे बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग के बारे में बात कर रहे हैं बेटा। यहां पे वो बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग अपने पास है, वो अपने पास है श्वसन संबंधी आयतन तथा क्षमताएं। ये बिल्कुल एनसीईआरटी से उठाई हुई बात है, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। श्वसन संबंधी आयतन तथा क्षमताएं। बच्चे, श्वसन संबंधी आयतन तथा क्षमताएं जो होती है, इनको मापने के लिए जिस मशीन को काम में लिया जाता है उस मशीन को बोलते हैं स्पाइरोमीटर। क्या बोलते हैं? स्पाइरोमीटर। तो मैं कह दूं कि ये जो होती है ये स्पाइरोमीटर द्वारा मापी जाती है। किसके द्वारा मापी जाती है? स्पाइरोमीटर के द्वारा मापी जाती है। अब स्पाइरोमीटर जब इनका मापन करता है तो उस मापन में एक ग्राफ बनता है। क्या बनता है? एक ग्राफ। उस ग्राफ को बोलते हैं स्पाइरोग्राम। क्या बोलते हैं? स्पाइरोग्राम। मतलब इनकी जो रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग के ग्राफ को स्पाइरोग्राम कहते हैं। रिकॉर्डिंग का जो ग्राफ है उसको क्या बोलते हैं? स्पाइरोग्राम। सबसे पहले यहां पे सबसे पहले हेडिंग दे रखी है आयतन के बारे में, वो दे रखी बेटा ज्वारीय आयतन, जिसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम टीवी। टाइडल वॉल्यूम टीवी। चलिए बात यही करते हैं कि टाइडल वॉल्यूम टीवी जो होता है ये होता क्या है। देखिए, अब मान लीजिए कि अपने पास ये मनुष्य का फेफड़ा है, ये मनुष्य का फेफड़ा है। बच्चे, मनुष्य का जो फेफड़ा होता है, जब एक मनुष्य सामान्य श्वसन करता है और सामान्य श्वसन में जब वो निःश्वसन कर देता है तो निःश्वसन के बाद भी फेफड़े में लगभग 2100 से 2300 ml वायु होती है। फेफड़े में कितनी वायु भरी होती है? 2100 से 2300 ml। चले, अब मान लीजिए बिल्कुल सामान्य अवस्था में फेफड़े में इतनी वायु भरी पड़ी है। अब एक आदमी जो था, उस एक आदमी ने सामान्य अंतः श्वसन किया। जब सामान्य अंतः श्वसन किया तो वातावरण से उसके फेफड़े के अंदर वायु गई। सामान्य अंतः श्वसन के दौरान वातावरण से फेफड़े में जो वायु जाती है वो जाती है बेटा 500 ml। कितनी वायु गई फेफड़े में? फेफड़े में वायु गई 500 ml। मतलब ये वायु तो पहले थी, इसमें कितनी वायु और ऐड हो गई? 500 ml वायु ऐड हो गई। और ये 500 ml वायु जो ऐड हुई इसी को बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, दैट इज ज्वारीय आयतन। क्या बोलते हैं? ज्वारीय आयतन। हाँ कि ना? अब क्या हुआ? मान लीजिए ये जो आदमी है, इस आदमी ने ये जो किया, ये अंतः श्वसन किया तो वायु अंदर ली थी। अब ये निःश्वसन करता है। निःश्वसन करता है तो जो 500 ml वायु जो बाहर से इसके फेफड़े के अंदर गई थी, ये 500 ml वायु निःश्वसन के समय बाहर निकल जाएगी। जब 500 ml अंदर गई थी और 500 ml बाहर निकल गई तो मैंने बोला हर हाल में 2100 से 2300 ml वायु तो सामान्य अवस्था में फेफड़े के अंदर उपस्थित थी। मेरी बात क्लियर है? चले, तो यहीं से मैं परिभाषा निकालता हूं ज्वारीय आयतन की। तो ज्वारीय आयतन की वायु वो हुई कि एक बार सांस लेने के दौरान किसी आदमी के द्वारा ग्रहण की गई वायु का आयतन। मतलब ग्रहण की गई वायु का मतलब अंतः श्वसन की गई वायु का आयतन, या एक बार सांस लेने के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा छोड़ी गई वायु का आयतन। मतलब निःश्वसन की जाने वाली वायु का आयतन किस अवस्था में? सामान्य अवस्था में। तो देखिए वहीं से बात शुरू कर रखी है। यहां पे वर्ड बोल रखा है कि सामान्य अवस्था में।
सामान्य अवस्था में कोई पर्सन क्या कर रहा है, सामान्य श्वसन कर रहा है। तो सामान्य श्वसन के समय प्रति श्वास एक बार सांस लेते समय अंतः श्वसित या निश्वसित अंदर ली गई वायु या बाहर छोड़ी गई वायु का आयतन कितना है, लगभग 500 ml है। और इसी को अपन बोलते हैं ज्वारीय आयतन। क्या बोलते हैं, ज्वारीय आयतन। मेरी यहां तक की बात क्लियर है? क्या मैं आगे चलूं? तो मैंने ये बता दिया कि ये अपने पास ज्वारीय आयतन है। तो जब भी बात करके चले कोई आपसे टाइडल वॉल्यूम के बारे में, टाइडल वॉल्यूम के बारे में, तो आप क्या कहोगे कि टाइडल वॉल्यूम बराबर कितना होता है बेटा ज्वारीय आयतन? वो होता है 500 ml। मतलब एक वैल्यू ले लो, या तो अंदर ली, जितनी अंदर लेगा उतनी बाहर छोड़ेगा। अब एक और सवाल दिमाग में आया, सर एक बार सांस लेता है तब तो टाइडल वॉल्यूम आता है, मतलब ज्वारीय आयतन आया, वो वैल्यू इतनी थी। तो बता इस आदमी ने वातावरण के साथ 1 मिनट में कितनी वायु का आदान प्रदान करा होगा? हाँ कि ना? तो मैं बात कर लूं आपसे फुफ्फुसीय वेंटिलेशन प्रति मिनट। प्रति मिनट फुफ्फुसी वेंटिलेशन प्रति मिनट कि 1 मिनट में उसने कितनी वायु का आदान प्रदान किया। एक बार में कितनी करता है? 500 ml टाइडल वॉल्यूम। तो 1 मिनट में कितनी करेगा? जितनी बार 1 मिनट में सांस लेगा। तो 1 मिनट में सांस वाले को ही तो बोला था ब्रीथिंग रेट। तो हमने बोल दिया कि यहां पे बोल दिया कि वैल्यू हुई टाइडल वॉल्यूम इनटू ब्रीथिंग रेट। ब्रीथिंग रेट कितना हुआ? 1 मिनट में आदमी सांस लेता है, वो लेता है बेटा 12 से 16 बार। तो ब्रीथिंग रेट क्या हुई? हमने कहा कि जब भी बात करके चले ब्रीथिंग रेट के बारे में तो वह हुई 12 से 16 बार प्रति मिनट। यही तो हुई। जब ब्रीथिंग रेट इतनी हुई तो बताओ फुफ्फुसीय वेंटिलेशन कितना होगा? चलिए बात करते हैं। इसलिए फुफ्फुसीय वेंटिलेशन कितना होगा? फुफ्फुसीय वेंटिलेशन होगा 500 गुना में 12 से 16 बार। हाँ कि ना? 12 से गुना किया तो कितनी वैल्यू आई? 6000। ज्यादा से ज्यादा कितनी बार? 16 बार। तो कितनी वैल्यू आई? 8000 ml। हाँ कि ना? तो यही लिख रखा है कि एक स्वस्थ मनुष्य लगभग 6000 से 8000 ml वायु प्रति मिनट की दर से अंतःश्वसित या निश्वसित कर सकता है। वो वैल्यू आई बेटा यहां से। चलो भैया मैं आगे, यहां तक की बात में कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट बेटा एक नई टर्म अपन यूज करते हैं। वो नई टर्म अपन यूज करते हैं मृत अवकाश आयतन के बारे में। इस मृत अवकाश आयतन को इंग्लिश में हम बोल के चलते हैं डेड स्पेस वॉल्यूम। डेड स्पेस वॉल्यूम, और इसी को शॉर्ट में अपन बोलते हैं DSV। DSV। बच्चे मैंने कहा कि वातावरण से सामान्य जब श्वसन करते हैं तो उसमें निश्वसन के टाइम या अंतःश्वसन के टाइम जो वायु छोड़ी जाती है, ली जाती है, उसका आयतन है 500 ml, जिसको बोला टाइडल वॉल्यूम। अब मैंने आपको बताया था कि श्वसन मार्ग के 2 भाग हैं। एक भाग को बोला था चालन भाग, एक भाग को बोला था विनिमय भाग। जब बाहर से वातावरण से वायु गई तो चालन भाग से होती हुई विनिमय भाग में पहुंची और विनिमय भाग में गैसों का आदान प्रदान हुआ।
हाँ कि ना? तो कहने का मतलब गैसीय विनिमय में, रक्त के साथ गैसीय विनिमय में कौन सी वायु भाग लेगी? जो कि विनिमय भाग में गई, रेस्पिरेटरी ट्री में गई। हाँ कि ना? चालन भाग वाली वायु कभी भी रक्त के साथ गैसीय विनिमय में भाग नहीं लेती, वो हमेशा किस में बनी रहती है? भरी रहती है चालन भाग में। हम लेंगे तब भी चालन भाग में भरी रहेगी, और जब छोड़ने लगे तो भी लास्ट की वायु किस में भरी रहेगी? चालन भाग में। तो डेड स्पेस वॉल्यूम वो होता है जो चालन भाग में भरी रहती है, कभी भी रक्त के साथ गैसीय विनिमय में भाग नहीं लेती। तो मैंने कहा ये क्या थी? चालन भाग में भरी हुई वायु जो रक्त के साथ गैसीय विनिमय में भाग नहीं लेती। उसी को अपन बोलते हैं बेटा मृत अवकाश आयतन। ये मृत अवकाश आयतन जिसको अपन ने बोला DSV, इस DSV की वैल्यू होती है बेटा 150 ml। मतलब एक बार में जो ली थी सामान्य श्वसन में वो थी टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम जो थी टाइडल वॉल्यूम जो थी 500 ml, उस 500 ml में से 150 ml जो थी वो 150 ml वायु तो चालन भाग में रह जाती है। केवल 350 दैट इज 350 ml वायु है, वही ऐसी है जो गैसीय विनिमय में भाग लेती है। हाँ कि ना? तो जब भी कहे कि एक मिनट में कूपी के वेंटिलेशन कितना होता है, कूपी के वेंटिलेशन कितना होता है, तो मैंने कहा यहां पे हम बात कर रहे हैं कूपी किए वेंटिलेशन प्रति मिनट, कूपी किए वेंटिलेशन प्रति मिनट। जब भी कूपी के वेंटिलेशन प्रति मिनट निकालना हो तो ध्यान रखना टाइडल वॉल्यूम जो था उस टाइडल वॉल्यूम में से माइनस करना DSV। मतलब ये वैल्यू कितनी आई? ये आई 350 ml, मल्टीप्लाई कर देना श्वसन दर से, दैट इज 12 से 16 जो थी उससे मल्टीप्लाई कर देना। जब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो वायु का आयतन आ जाएगा जो एक मिनट में फेफड़े तथा रक्त के बीच विनिमय कर रहा है, आदान प्रदान कर रहा है। ध्यान रखना उसकी वैल्यू जो थी वो फुफ्फुसीय वेंटिलेशन से हमेशा क्या होगी? कम होगी। तो ध्यान रखना कि फुफ्फुसीय वेंटिलेशन जो था वो हमेशा ज्यादा होगा कूपी किए वेंटिलेशन से। फुफ्फुसीय वेंटिलेशन सदैव ज्यादा होगा किससे? कूपी किए वेंटिलेशन से। मेरी बात क्लियर है? चलो मैं आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बेटा हमने बात किया यहां पे, वो बात की आपसे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन। अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन बात करें। अंतः श्वसन सुरक्षित जो आयतन है वो क्या होता है? देखिए मैंने कहा कि ये अपना फेफड़ा है और ये जो फेफड़ा है इस फेफड़े में सामान्य अवस्था में 2100 से लेके 2300 ml वायु भरी होती है। इतनी वायु फेफड़े के अंदर भरी हुई है। हाँ कि ना? जब इसमें 2100 से लेके 2300 ml वायु भरी हुई है, अब मैंने कहा कि किसी आदमी ने सामान्य
अंतः श्वसन किया। जब सामान्य अंतः श्वसन किसी आदमी ने किया तो बेटा बाहर से 500 ml वायु, दैट इज टाइडल वॉल्यूम वाली जो वायु थी 500 ml, वो फेफड़े के अंदर प्रवेश कर गई। ये लीजिए 500 ml वायु जो थी वो फेफड़े के अंदर प्रवेश कर गई सामान्य अंतः श्वसन करने के बाद। ठीक है, अब बाबा रामदेव के योगा में जोर लगा के सांस खींचो, सामान्य अंतः श्वसन किया 500 ml की, अब जोर लगा के, जब जोर लगा के हम सांस खींच रहे हैं तो बाहर से कोई ना कोई एडिशनल वायु जो थी वो और अंदर जा रही, 500 ml तो गई, उसके अलावा और वायु अंदर जा रही है। और वो और वायु कितनी जा रही है? लगभग वो जा रही है 2500 से 3000 ml। और एडिशनल वैल्यू कितनी जा रही है? 2500 से 3000 ml। ये वायु केवल तब गई जब हमारी मर्जी थी, जब हमने बलपूर्वक अंतः श्वसन किया। इस वायु को ही अपन बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इस वायु को ही हम क्या बोलते हैं? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। चले, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, अंतः श्वसन आरक्षित आयतन। अब अंतः श्वसन आरक्षित आयतन की परिभाषा क्या निकली? सुनिएगा सुनिएगा। अंतः श्वसन आरक्षण की परिभाषा क्या निकली? वायु का वह आयतन जो एक व्यक्ति टाइडल वॉल्यूम के बाद, ज्वारीय आयतन के बाद बलपूर्वक अंतः श्वसन के दौरान ग्रहण करता है, उसे ही बोलते हैं अपन अंतः श्वसन आरक्षित आयतन। और उसकी वैल्यू होती है 2500 से 3000 ml। देखते हैं एनसीईआरटी ने क्या दिया हुआ है, सुनिएगा। वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा, ध्यान रखना अतिरिक्त मात्रा वर्ड लिखा हुआ है, अतिरिक्त मात्रा मतलब टाइडल वॉल्यूम के अलावा, जो एक व्यक्ति बलपूर्वक अंतः श्वसन के द्वारा ग्रहण करता है, और उसे ही क्या बोलते हैं? अंतः श्वसन आरक्षित या सुरक्षित आयतन, जिसकी वैल्यू है बेटा 2500 से 3000। मैंने यही बात यहां पे समझाई है। टाइडल वॉल्यूम लिया, उसके अलावा 2500 से 3000 और आ गई थी। चले, उसके अलावा कितनी आ गई थी? 2500 से 3000 ml और आ गई थी। चलो मैं आगे, नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला अपने पास दे रखा है निःश्वसन सुरक्षित आयतन। ध्यान देखिएगा, दे रखा है निःश्वसन सुरक्षित आयतन, जिसको अपन बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। दोबारा से अपन बात करते हैं, मैं इसको इरेज करता हूं, देखिएगा। बच्चे, मैंने कहा कि ये अपने पास अपना फेफड़ा है। हमने बोला सामान्य अवस्था में फेफड़ा जो होता है उसमें 2100 से 2300 ml वायु जो होती है वो भरी होती है। ये वायु भरी होती है। चले भैया, चले। अब हमने क्या काम किया? हमने माना कि सबसे पहले हमने अंतः श्वसन किया, सामान्यतः अंतः श्वसन किया। जब अंतः श्वसन किया तो बाहर से वायु फेफड़े के अंदर आई। कितनी आई भैया? 500 ml आई। ये 500 ml वायु जो बाहर से आई, इसी को तो हमने कह दिया टाइडल वॉल्यूम आया। ध्यान से सुनना। चले भैया, अब अपने पास क्या हुआ कि हमने सामान्य अंतः श्वसन किया, अब सामान्य निःश्वसन करते हैं। सामान्य क्या करते हैं? निःश्वसन। जब सामान्य निःश्वसन किया तो जो 500 ml वायु अंदर आई थी, ये 500 ml वायु फेफड़े से क्या निकल गई? बाहर। 500 ml वायु फेफड़े से बाहर निकल गई, मतलब टाइडल वॉल्यूम बाहर निकल गया। चले, ये हमने क्या कर दिया? सामान्य निःश्वसन कर दिया। अब सामान्य निःश्वसन के बाद बाबा रामदेव जोर लगा के सांस छोड़ो। जब जोर लगा के हमने सांस छोड़ा तो जोर लगा के सांस छोड़ा तो उसको बोलते हैं बलपूर्वक निःश्वसन। और बलपूर्वक निःश्वसन के समय आईआईसीएम तथा उदरीय पेशियों में संकुचन होता है, और जब उनमें संकुचन हुआ तो ये जो वायु जो सामान्यतः उपस्थित थी 2100 से 2300 ml, इस वायु में से लगभग 1000 से 1100 ml वायु जो थी वो 1000 से 1100 ml वायु फेफड़े से बाहर निकल गई। और
ये वायु फेफड़े से बाहर निकल गई। जब हमने जोर लगा के सांस खींचा तो छोड़ा, तो इसको अपन बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, निःश्वसित आरक्षित या संरक्षित आयतन। अब मैंने कहा जब इसमें से 1000 से 1100 ml वायु बाहर निकल गई तो यहां पे बची कितनी, यहां पे बची अपने पास 1100 से 1200 ml वायु। हां कि ना? ये 1100 से 1200 ml वायु वो थी जो बलपूर्वक निःश्वसन के बाद भी फेफड़े में बची रहती है। मतलब इस 1100 से 1200 ml वायु को ही अपन बोलते हैं रेजिड्यूअल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं इसको? रेजिड्यूअल वॉल्यूम। मेरी बात क्लियर है? अवशिष्ट आयतन, मैं इंग्लिश में इसको बोल रहा हूं रेजिड्यूअल वॉल्यूम। जिसको बोलते हैं आरवी, अवशिष्ट आयतन। यह अवशिष्ट आयतन वो था जिसको कभी भी फेफड़े से बाहर नहीं निकाला जा सकता, कभी भी फेफड़े से बाहर नहीं निकाला जा सकता। चले, इसको कभी भी फेफड़े से बाहर नहीं निकाला जा सकता, पहली बात। और दूसरा, ये रेजिडुअल वॉल्यूम जो होता है ये मुख्यतः कूपिकाओं में होता है। कहां होता है? मुख्यतः कूपिकाओं में। तीसरी और अंतिम बात, ये रेजिडुअल वॉल्यूम जो होता है, अवशिष्ट आयतन जो होता है जिसकी वैल्यू 1100 से 1200 ml होती है, ये वो आयतन है जिसको हम स्पायरोमीटर से नहीं माप सकते। ध्यान रखना, स्पायरोमीटर से नहीं मापा जा सकता। चले भैया अपना आगे। तो अपन ने यहां दो चीजों के बारे में पढ़ा। पहला तो निःश्वसित संरक्षित आयतन के बारे में, दूसरा अवशिष्ट आयतन के बारे में। सबसे पहले इसकी परिभाषा बताता हूं। चले, वायु का वह आयतन जो सामान्य निःश्वसन के बाद बलपूर्वक निःश्वसन द्वारा फेफड़े से बाहर निकाला जा सकता है। या मैं कहूं वायु का वो अतिरिक्त आयतन जो सामान्य निःश्वसन के बाद बलपूर्वक निःश्वसन द्वारा फेफड़े से बाहर निकाला जाता है, उसे ही बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देखिए एनसीईआरटी ने क्या परिभाषा दी है। एनसीईआरटी ने परिभाषा दी है कि वायु का वह अतिरिक्त आयतन क्यों बोला? क्योंकि ये टाइडल वॉल्यूम के अलावा बाहर निकाला जा रहा है, जो एक व्यक्ति बलपूर्वक निःश्वसन द्वारा बाहर निकालता है, उसे ही बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और इसकी वैल्यू कितनी होती बेटा? 1000 से 1100 ml। इसके साथ ही दे रखा है अवशिष्ट आयतन, रेजिडुअल वॉल्यूम। मैंने कहा था वो वायु का वो आयतन जिसको कभी भी फेफड़े से नहीं निकाल सकते। मतलब सामान्य अवस्था में फेफड़े में थी 2100 से 2300 ml। इसमें से जब हमने किया यहां पे बलपूर्वक निःश्वसन, तो इस बलपूर्वक निःश्वसन में इतनी वायु बाहर निकाल दी, फिर भी कितनी बच गई? 1100 से 1200 ml। तो मैं कह दूं वायु का वो आयतन जिसको बलपूर्वक निःश्वसन के बाद भी फेफड़े से बाहर नहीं निकाला जा सकता, या बलपूर्वक निःश्वसन के बाद फेफड़े में शेष बची वायु का आयतन जिसको कभी भी बाहर नहीं निकाल सकते, उसी को क्या बोलते हैं? अवशिष्ट आयतन। ये जो बलपूर्वक निःश्वसन के बाद, वर्ड पे ध्यान देना, बाद फेफड़े में शेष रह जाता है। चले भैया, वैल्यू कितनी? 1100 से 1200 ml। वैल्यू कितनी है? 1100 से 1200 ml। चले, अब सवाल पूछ रहा है, वो पूछ रहा है
इंस्पायरेटरी कैपेसिटी के बारे में। ध्यान रखना, अब हम कैपेसिटी पे आ गए, आयतन वाला पोर्शन हमने खत्म कर दिया। प्लीज बोर्ड पे देखिएगा, प्लीज बोर्ड पे देखिएगा। मैं इसको इरेज कर दूं, हटा दूं, देखो मैंने कहा कि सामान्य अवस्था में फेफड़ा जो होता है, उस फेफड़े के अंदर हमने कहा कि 2100 से 2300 ml वायु है, इतनी वायु है। चले, अब एक आदमी ने अंतः श्वसन किया, जब अंतः श्वसन किया तो कितनी वायु अंदर आई? टाइडल वॉल्यूम अंदर आया, टाइडल वॉल्यूम अंदर आया, हाँ कि ना? अब टाइडल वॉल्यूम के अंदर आने के बाद उसने जोर लगा के सांस खींचा, जब जोर लगा के सांस खींचा तो अपने पास इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अंदर आया, हाँ कि ना? तो कहने का मतलब, जब एक आदमी जोर लगा के सांस खींचता है, अंतर ग्रहण करता है वायु का, तो टोटल कितनी वायु अंदर आ सकती है? टाइडल वॉल्यूम था तो उसमें तो आई 500 ml, और जब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आया तो उसमें आई 2500 से 3000 ml, हाँ कि ना? तो टोटल कितनी वायु अंदर आई? टोटल इतनी वायु अंदर आई। हम इन दोनों को ऐड कर दे, हम इन दोनों को क्या कर दे? ऐड। तो जब भी पूछे कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जो है वो क्या है, तो मैं कहूंगा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बराबर टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और इसकी वैल्यू कितनी हुई इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की? 500 प्लस इसकी वैल्यू है 2500 से 3000, मतलब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बराबर 3000 से 3500 ml, हाँ कि ना? चले, जब भी बात करके चले तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बराबर इतना हुआ। चलो भैया हम आगे नेक्स्ट परिभाषा देखते हैं, इसमें क्या दे रखा है। देखिए, सामान्य निःश्वसन, निःश्वसन कर दिया था आदमी ने, जब निःश्वसन कर दिया था तो फेफड़े में, मैंने बोला सामान्य अवस्था में फेफड़े में जो वायु बचती है वो इतनी बचती है, हाँ। सामान्य निःश्वसन के बाद, सामान्य निःश्वसन के बाद, के उपरांत, के बाद वायु की वह मात्रा जो एक व्यक्ति अंतः श्वसन कर सकता है, इसमें ध्यान रखना, इसमें जवारीय आयतन तथा अंतः श्वसन संरक्षित या सुरक्षित आयतन सम्मिलित है। मेरी बात क्लियर है? चलो भैया मैं आगे नेक्स्ट, अगला लिख रखा है उसने, वो लिख रखा है निःश्वसन, निःश्वसन क्षमता, निःश्वसन क्षमता। देखिएगा, दोबारा बात करते हैं, इसको इधर लेता हूं मैं, निःश्वसन क्षमता को। देखिएगा बेटा, मैंने कहा कि ये अपना फेफड़ा है, इस फेफड़े में सामान्य अवस्था में अपने बोला 2100 से 2300 ml वायु है। अब हमने कहा कि एक आदमी है, उस आदमी ने सामान्य अंतः श्वसन किया तो टाइडल वॉल्यूम अंदर आ गया, आ गया कि नहीं आ गया? चले, अब सामान्य अंतः श्वसन के बाद ये वायु, ये आदमी जो है ये कर रहा है सामान्य निःश्वसन। जब सामान्य निःश्वसन करेगा तो टाइडल वॉल्यूम बाहर निकल जाएगा, हाँ कि ना? सामान्य निःश्वसन के बाद जोर लगा के निःश्वसन किया, बलपूर्वक निःश्वसन किया, बलपूर्वक निःश्वसन के समय बाहर निकलेगी, वो इसमें से निकलेगी वायु। कितनी निकलेगी? इसमें से वायु निकलेगी बेटा 1000 से 1100 ml, जिसको बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मैंने बोला इसमें से वायु बाहर निकली, जिसको अपने बोला एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, हाँ कि ना? तो जब भी पूछे निःश्वसन कैपेसिटी के बारे में, क्षमता के बारे में, तो आप बोलना कि सामान्य अंतः श्वसन के बाद वायु का वह आयतन जो एक व्यक्ति बलपूर्वक एक्सपायरेशन के द्वारा निकाल सकता है, या वायु का वह अधिकतम आयतन जो एक व्यक्ति फेफड़े से बाहर निकाल सकता है। कब? बलपूर्वक निःश्वसन के द्वारा। तो कितनी टोटल वायु बाहर निकालेगी? पहले तो टाइडल वॉल्यूम बाहर निकला और फिर ERV निकला। तो जब भी पूछे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी तो मैं कहूंगा टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम कितना था बेटा?
500, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना था 1000 से 1100, तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कितनी हो गई 1500 से 1600। परिभाषा देखिए यहां पे, सामान्य अंतः शोषण उपरांत वायु की कुल मात्रा जिसे एक व्यक्ति, वायु की कुल मात्रा जिसे एक व्यक्ति निःश्वसित कर सकता है, कुल मात्रा कितनी करी, जवारीय आयतन निकाला और अंतः शोषण सुरक्षित आयतन निकाला। चले भैया अपन आगे, नेक्स्ट। अब ये पूछ रहा है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी दैट इज क्रियाशील अवशिष्ट आयतन, क्रियाशील अवशिष्ट आयतन। चले भैया बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, मैं एक डायग्राम बनाता हूं, उसी में अपन सारी की सारी बात कर लेंगे। देखिएगा बच्चे, अपन ने मान लिया कि मेरे पास ये किसी आदमी का फेफड़ा है, चलो भैया मैं आगे, ये किसी आदमी का फेफड़ा है और मैंने कहा इस फेफड़े में सामान्यतः 2100 से 2300 ml वायु है, ये 2100 से 2300 ml वायु है, हां कि ना। अब एक आदमी है, उस एक आदमी ने सामान्य श्वसन किया, सामान्य श्वसन में उसने सामान्य अंतः श्वसन किया, सामान्य अंतः श्वसन किया तो टाइडल वॉल्यूम अंदर आया, फिर उस आदमी ने सामान्य निःश्वसन किया तो ये टाइडल वॉल्यूम ज्वारीय आयतन बाहर निकल गया, हां कि ना। तो परिभाषा पढ़ना, परिभाषा पढ़ना कि सामान्य निःश्वसन उपरांत, सामान्य निःश्वसन के बाद फेफड़े में जो वायु शेष रह गई, उस शेष बची सारी की सारी वायु को क्या बोलते हैं, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, FRC। कितनी वायु शेष रह गई, वो शेष रह गई बेटा अपने पास 2100 से 2300 ml वायु शेष रह गई। और 2100 से 2300 ml वायु में क्या है, इसमें 1000 से 1100 ml का तो है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इस वायु में क्या है, इस वायु में अपने पास है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस इसी में रेजिडुअल वॉल्यूम जो कि 1100 से 1200 ml था, जिसे कभी भी फेफड़े से बाहर नहीं निकाला जा सकता। तो कहने का मतलब जब भी पूछे FRC तो उसमें क्या आता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तथा अवशिष्ट आयतन है, उन दोनों को सम्मिलित रूप से बोलते हैं क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता। चले भैया, अब ये पूछ रहा है अगले में वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स, जैव क्षमता। जैव क्षमता, जैव क्षमता क्या होता है, ये उतार लिया होगा। चलो मैं आगे, मैं जैव क्षमता को एक्सप्लेन करता हूं, इधर कर देता हूं, देखिए जब तक आप उसे नोट कीजिएगा। देखिएगा हमने कहा कि ये अपने पास किसी आदमी का फेफड़ा है, ये अपने पास किसी आदमी का फेफड़ा है। चले भैया, हमने कहा ये जो फेफड़ा था, इस फेफड़ा में सामान्य अवस्था में अपने पास यहां क्या प्रेजेंट था, मैं लिख दूं ERV प्लस RV जो 2100 से 2300 ml है, वो सामान्य अवस्था में फेफड़े में उपस्थित था, इसी को तो बोलते हैं FRC। ये फेफड़े में उपस्थित था, बहुत ध्यान से देखना था। अब इस आदमी ने किया बेटा, वो किया सामान्य अंतः श्वसन। मैंने बोला इस आदमी ने सामान्य अंतः श्वसन किया तो इसके अंदर क्या आ गया, टाइडल वॉल्यूम आ गया। चलो मैं आगे, नेक्स्ट। अब इस आदमी ने किया सामान्य अंतः श्वसन के बाद इसने किया, वो किया फोर्सफुल इंस्पायरेशन। जब उस पर्सन ने फोर्सफुल इंस्पायरेशन किया तो यहां पे मेरे पास आ गया, वो अपने पास आ गया बेटा IRV, हां कि ना। तो मैंने कहा कि जब एक आदमी बलपूर्वक निःश्वसन करता है तो अधिकतम टोटल कितनी वायु अंतर ग्रहण कर सकता है, वो इतनी वायु अंतर ग्रहण कर सकता है। ये तो पहले से ही थी, ये वायु और अंतर ग्रहण कर ली। चलो अब क्या कह रहा है कि एक आदमी बलपूर्वक अंतः श्वसन के बाद बलपूर्वक निःश्वसन करता है
तो बताओ टोटल कितनी वायु फेफड़े से बाहर निकलेगी। ध्यान देना, बलपूर्वक अंतःश्वसन कर लिया, अब वो कर रहा है बलपूर्वक निःश्वसन। कितनी वायु बाहर निकलेगी? सबसे पहले फेफड़े से बाहर जो निकलेगा वो निकलेगा बेटा टाइडल वॉल्यूम। चले, फिर फेफड़े से बाहर निकलेगा वो निकलेगा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फिर कह रहा है बलपूर्वक निःश्वसन कर रहा है, और जब भी बलपूर्वक निःश्वसन करेगा तो इधर से बाहर निकलेगा वो निकलेगा ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। हां कि ना? चलू मैं आगे, तो वर्ड सुनिएगा। एक आदमी बलपूर्वक निःश्वसन के बाद जब बलपूर्वक अंतःश्वसन करता है, बलपूर्वक निःश्वसन के बाद जब बलपूर्वक अंतःश्वसन करता है तो ग्रहण की गई कुल वायु का आयतन जो होता है वो उसकी होता है जैव क्षमता। क्या होता है? जैव क्षमता। या मैं दूसरी लैंग्वेज में बोलूं, जब एक आदमी बलपूर्वक अंतःश्वसन करता है तो बलपूर्वक अंतःश्वसन के बाद जब वो बलपूर्वक निःश्वसन करता है तो टोटल बाहर निकाली गई वायु का आयतन जो होता है वो होता है जैव क्षमता। वो क्या होता है? जैव क्षमता। एनसीईआरटी की परिभाषा सुनिएगा। ये कह रहा है बलपूर्वक निःश्वसन के बाद वायु की वह अधिकतम मात्रा जो एक व्यक्ति अंतःश्वसित कर सकता है। अब ये बलपूर्वक निःश्वसन कर दिया, अगर बलपूर्वक निःश्वसन के बाद अगर ये ग्रहण करेगा तो ग्रहण किसको करेगा? टाइडल वॉल्यूम को, ERV को और IRV को। तो कहने का मतलब जब भी बात करके चले तो मैं कह दूं कि ये जैव क्षमता बराबर क्या होता है? ये होता है ERV प्लस TV प्लस IRV। ये तो हुई जैव क्षमता। चले भैया, हां कि ना? अंतिम देखना, फेफड़े की कुल क्षमता। ये क्या कह रहा है कि एक आदमी जो है उसने बलपूर्वक निःश्वसन कर लिया, बलपूर्वक निःश्वसन कर लिया तो क्या काम किया? फेफड़े में पहले ये वायु तो भरी पड़ी थी, फेफड़े में पहले ही ये वायु तो भरी पड़ी थी। जब उसने बलपूर्वक निःश्वसन किया तो ये वायु और ऐड हो गई। तो इस अवस्था में फेफड़े में कुल कितनी वायु उपस्थित रह सकती है? कुल कितनी उपस्थित रह गई भैया? कुल उपस्थित रह गई यहां पे IRV प्लस TV प्लस ERV प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। हाँ कि ना? इन तीनों को मिला के तो मैं कह सकता हूं वाइटल कैपेसिटी, तो VC प्लस RV, इसको अपन बोल देते हैं टोटल लंग कैपेसिटी, दैट इज TLC। यही तो गिवन है। चले, अब सवाल ये पूछेगा, बताओ कौन कौन से आयतन तथा क्षमताएं ऐसी है जिसे हम रेस्पायरोमीटर से नहीं माप सकते? कौन कौन सी चीजें ऐसी है जिनको हम रेस्पायरोमीटर से नहीं माप सकते? बच्चे देखिए, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको हम रेस्पायरोमीटर से नहीं माप सकते? जिनमें भी अवशिष्ट आयतन आ रहा है उनको किसी को भी हम रेस्पायरोमीटर से नहीं माप सकते। कौन कौन सी में आ रहा है? देखिए, सबसे पहले ये अपने पास आ रहा है बेटा, वो अपने पास आ रहा है रेजिडुअल वॉल्यूम। दूसरा ये आ रहा है FRC में भी आ रहा है। हाँ कि ना? तीसरी बात, ये मेरे पास जो आ रहा है ये अपने पास आ रहा है सबसे इंपॉर्टेंट किस में आ रहा है भैया? वाइटल कैपेसिटी में आ रहा है, इसमें टोटल लंग कैपेसिटी में आ रहा है। टोटल लंग कैपेसिटी में आ रहा है। हाँ कि ना? तो जिसमें भी RV आ रहा है उसको अपन स्पायरोमीटर से नहीं माप सकते। इन्हें स्पायरोमीटर से नहीं माप सकते। मेरी यहां तक की बात है, वो यहां तक की बात एकदम क्लियर होगी। चलूं मैं आगे? हां जी,
चले आगे, देखिएगा तब आगे बेटा अपन श्वसन से संबंधित कुछ रोगों के बारे में बात कर रहे हैं। एक सबसे कॉमन बीमारी है जिसका नाम आपने सुना होगा, दमा, जिसको अपन बोलते हैं अस्थमा। अस्थमा में क्या होता है बच्चे? अस्थमा एक एलर्जी है। इस अस्थमा वाली अवस्था में हमारे फेफड़े की जो श्वसनी तथा श्वसनिकाएं हैं, उन श्वसनी तथा श्वसनिकाओं में शोथ हो जाता है। जब उसमें शोथ हो गया तो उनकी चौड़ाई जो थी वो चौड़ाई हो गई कम, मतलब वो हो गई संकरी। उनके संकरी होने की वजह से सांस लेते समय ध्यान रखना, घरघराहट की आवाज आती है। यह सवाल पहले नीट में पूछा जा चुका है। घरघराहट की आवाज आती है और आदमी को सांस लेने में क्या होती है? दिक्कत। इस बीमारी को ही अपन क्या बोलते हैं? अस्थमा। क्या बोला जाता है इसको? अस्थमा। चलूं मैं आगे। दूसरी बीमारी है, उसको बोलते हैं श्वसनी शोथ, जिसको अपन ने कह दिया ब्रोंकाइटिस। श्वसनी शोथ वाली जो बीमारी है, इसमें क्या होता है? इसमें हमारी श्वसनी जो होती है, उस श्वसनी में शोथ हो जाता है। नाम से ही पता चल रहा है, उसमें क्या हो जाता है? शोथ हो जाता है। श्वसनी में शोथ की वजह से, इन्फ्लामेशन की वजह से, वो श्वसनी है उनमें बेटा सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है और उसमें जलन होने लगती है, और स्वेलिंग और जलन होने लगती है, और उस आदमी को लगातार खांसी आने लगती है। इस बीमारी को मैंने कहा, या लिख रखा है एनसीईआरटी ने, लगातार खांसी आती है। इसे ही अपन कहते हैं श्वसनी शोथ। चलूं मैं आगे। नेक्स्ट मेरे पास है वात स्फीति, जिसको बोलते हैं एम्फाइसीमा। बहुत ध्यान रखना, ये एम्फाइसीमा जो वाली जो बीमारी है, ये मुख्यतः उन लोगों में होती है जो धूम्रपान ज्यादा करते हैं, सिगरेट वगैरह ज्यादा पीते हैं। तो अत्यधिक धूम्रपान करने वाले लोगों में यह बीमारी होती है। यह बीमारी जो होती है ये चिरकालिक है, बहुत लंबे समय तक इसका प्रभाव रहता है। तो पहली लाइन एनसीईआरटी लिख रखी, चिरकालिक है। अब हुआ क्या? ऐसे लोग जो धूम्रपान करते हैं, उन धूम्रपान करने वाले लोगों में, उन धूम्रपान की वजह से जो रसायन फेफड़े में जाते हैं, वो फेफड़े की कुपिकाओं को क्षतिग्रस्त कर देते हैं। फेफड़े की क्या हो गई? कुपिकाओं को कर दिया बेटा क्षतिग्रस्त। और आपको पता है कि फेफड़े की कुपिकाएं ही फेफड़े में गैसीय विनिमय का मुख्य स्थल था। जब कुपिकाएं क्षतिग्रस्त हो गई तो उस आदमी को गैसीय विनिमय में क्या हुई? दिक्कत। इसलिए मैंने कहा कि गैसीय विनिमय की सतह क्या हो गई? कम। और इस बीमारी को ही कह दिया अपने एम्फाइसीमा। चले भैया अपना आगे। नेक्स्ट अंतिम है मेरे पास ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर या डिजीज, जिसको बोलते हैं व्यावसायिक श्वसन रोग। बेटा ये रोग सामान्यतः उन लोगों में होता है जो कि खानों में काम करते हैं। जैसे वो ऐसी खाने जहां पत्थर की पिसाई का काम होता है, पत्थर की घिसाई होती है, मार्बल की खाने, पत्थर को तोड़ने का काम होता है। तो वहां से क्या होता है कि उन खानों में जो धूल के कण है, वो धूल के कण जब सांस लेते हैं वो मजदूर, तो उन मजदूरों के सांस के साथ फेफड़े में चले जाते हैं और फेफड़े में जाके जमा होने लगते हैं। आप कहोगे सर जाने दो, फेफड़े में तो आपने डस्ट कोशिकाएं बताई थी, वो उनको मार देगी। बिल्कुल डस्ट कोशिकाएं उनको मारती है, लेकिन डस्ट कोशिकाएं उन्हें पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाती, क्योंकि उनकी मात्रा अत्यधिक ज्यादा है। जब डस्ट कोशिकाएं शरीर की सुरक्षा प्रणाली उन्हें पूरी तरह से निष्प्रभावी नहीं कर पाती, तो उनकी वजह से क्या हुआ? उनकी वजह से धीरे धीरे फेफड़े के अंदर शोथ हो जाता है, जो कि एक क्रोनिक प्रभाव है, मतलब दीर्घकालीन प्रभाव है। उस दीर्घकालीन प्रभाव की वजह से ऊतक जो है, ऊतक में उसमें रेसामेता, जिसको बोलते हैं फाइब्रोसिस, जो उसकी भित्ति में उपस्थित फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, उनमें लगातार डिवीजन होता है और उनमें ये जो रेसे हैं, फाइबर्स हैं, उनकी अधिकता हो जाती है बेटा बहुत ज्यादा। उनकी अधिकता बहुत ज्यादा होने की वजह से फेफड़े को बहुत ज्यादा नुकसान होता है और उनके फेफड़े जो हैं वो फेफड़े हो जाते हैं बेटा डैमेज, फेफड़े हो जाते हैं डैमेज। अब उन आदमियों को एक ही सलाह दी जा सकती है, उन मजदूरों को, कि भैया आप जब भी खान में काम करें तो मास्क वगैरह लगा के रखें। मास्क लगा के रखेंगे तो धूल के कणों के फेफड़े में जाने के चांस क्या हो जाएंगे? बहुत
कम हो जाएंगे। मेरी यहां तक की बात क्लियर होगी? तो बेटा इस तरह से हमने हमारा ये जो अध्याय नंबर 17 था श्वसन तथा गैसों का विनिमय, ये पूरा कर लिया है। आप इससे संबंधित क्वेश्चंस लगाइएगा, एनसीईआरटी की ईच एंड एवरी लाइन को अच्छे से पढ़िएगा। जो भी लाइन समझ में नहीं आए वो आप डाउट पे डालिएगा, डाउट पूछिएगा। ठीक है बच्चे? ठीक है, तो यहां पे अपना चैप्टर होता है कंप्लीट। अपन मिलते हैं जल्द ही एक दूसरे चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।